Hello everyone. So I am Ruksar ma'am. So welcome to my YouTube channel. So today I am here with the chapter 2 of standard 8, that is what is around us. हमारे आसपास क्या है? I think you all know we are surrounded by many things around us. हमारे आसपास काफ़ी कुछ है, ठीक है? So in this chapter we are going to study about that. Okay, this chapter is from geography. So today we will study in this chapter about the earth. Okay, what is earth and how the earth is made up of, and how the earth sustain living beings. That is totally available in this chapter. So as always I am going to explain you line by line, but before my explanation, as always I suggest you, if you haven't read the chapter then you must read the chapter once. Okay, so let's start the chapter number 2, what is around us. In that one character is given to you, Dhanvin. Okay, Dhanvin was roaming in the garden with his mother. Now what Dhanvin is doing, Dhanvin अपनी मदर के साथ गार्डन में घूम रहा है. Okay, while walking a question arouse in his mind. और जब वो वॉक कर रहा था उसके माइंड में एक क्वेश्चन अराउज होता है, उसे एक क्वेश्चन होता है. धनविन आस्क्ड हिज मदर, धनविन उसकी मदर से पूछता है व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ. वो अपनी मदर से क्या क्वेश्चन करता है, मॉम लैंड किस चीज की बनी है. मदर रिप्लाइड डू यू सी द सन एवरी डे. मदर उसको रिप्लाई करती है, आंसर करती है और कहती है क्या तुम सन को देखते हो हर रोज. The sun too has a family which is known as solar family. तो सन की भी एक फैमिली है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सोलर फैमिली. जस्ट लाइक वी हैव अ फैमिली, सेम इन सेम मैनर सन ऑल्सो हैव अ फैमिली विच इज नोन एज सोलर फैमिली. ठीक है, आवर अर्थ इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली. नाउ हमारा जो अर्थ है वो इस सोलर फैमिली का एक मेंबर है. The most important point is that only the earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water, air to sustain living beings. Okay, now what mother is saying, the most important point is that, सबसे important point क्या है कि among all the members of the solar system के जितने भी members हैं उसमें से one and only earth is the member. अर्थ एक ऐसा मेंबर है जिसके ऊपर सुटेबल टेम्परेचर, वाटर, एयर है. किस चीज के लिए, टू सस्टेन द लिविंग बींग्स. ठीक है, जनरली इट इज बिलीव दैट पार्ट ऑफ द सन विच हैज बीन डिटेच फ्रॉम द सन आफ्टर द कॉलिजन इज अर्थ. ओके, जनरली ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ है अर्लियर वो किसका पार्ट था, सन का ही पार्ट था, बट इट्स डिटेच्ड आफ्टर द कॉलिजन. जो बिग बैंग हुआ या जो क्रश हुआ, ठीक है, उसके बाद वो सन से डिटेच यानी अलग हो गया. ओके, एट दैट टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ फायरबॉल. और जब वो सन से डिटेच हुआ, अलग हुआ, उसके ओरिजिन के टाइम पर वो किस फॉर्म में था, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ फायरबॉल. आँख का जो गोला होता है, आँख की जो बॉल होती है उसकी तरह था. ठीक है, दिस fireball started to cool down slowly. Now what's going on, क्या हो रहा है नेक्स्ट देखो. दिस fireball उसके ओरिजिन के टाइम पर वो एक फायरबॉल थी और नाउ दिस fireball इज गोइंग टू कूल डाउन स्लोली. धीरे धीरे ये फायरबॉल कूल हो रही है. ठीक है, many elements of the earth got transformed into liquid and further into solid form. जैसे ही वो कूल डाउन हो रही है फायरबॉल तो उसके साथ कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है. क्या ट्रांसमिशन हो रहे हैं, मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के बहुत सारे एलिमेंट्स गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड. कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, लिक्विड में, एंड फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म. और कुछ एलिमेंट्स सॉलिड में हो गए. ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एलिमेंट विच गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड आर नोन एज लिथोस्फीयर. और जब ये कूल डाउन होने की प्रोसेस हो रही थी और इसमें से कुछ एलिमेंट लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे और कुछ सॉलिड में, इस प्रोसेस के दौरान जो एलिमेंट किस में ट्रांसफॉर्म हुए, सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हुए, उसको हम किस नाम से आज जानते हैं, लिथोस्फीयर. ओके, नाउ द एलिमेंट विच गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड
आर नोन एज हाइड्रोस्फीयर। नाउ जो एलिमेंट जो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हुए थे उसको हम किस नाम से जानते हैं? दे आर नोन एज हाइड्रोस्फीयर। ओके, उस चीज को हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। सो नेक्स्ट, द एलिमेंट विच ट्रांसफॉर्म इनटू गैसियस केम टू नोन एज एटमोस्फियर। और कुछ एलिमेंट जो गैसियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए थे उसे हम एटमोस्फियर के नाम से जानते हैं। Above all, the living world which developed due to the land, water, air come to be known as biosphere. Now ऊपर जो spheres आपको दिए थे 3, जो solid में transform हुआ that is lithosphere, and जो liquid में हुआ that is hydrosphere, and जो gaseous form में हुआ वो atmosphere. So all of the above living world which developed, तो क्या हुआ? जितना भी living world develop हुआ due to the land, water, air came to be known as biosphere. जितना भी लिविंग वर्ल्ड डेवलप हुआ एयर, वाटर और किसके थ्रू? लैंड के थ्रू, उसको हम किस नाम से जानते हैं? बायोस्फीयर। किस नाम से? वी नोन इट बाय बायोस्फीयर। ओके, इन दिस वे द 4 स्फीयर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। और इसी तरह से ये 4 स्फीयर्स जो है एग्जिस्टेंस में आए अर्थ के ऊपर। ठीक है, इन फिगर 2.1 you can see the picture spheres of the earth, one that is hydrosphere that is liquid element, and another lithosphere जिस पे houses है that is solid element, and the gaseous elements are atmosphere जो ऊपर air में है, and the biosphere is all about the living creatures on the earth, living things on the earth. Okay, now next we will study all the 4 spheres into detail one by one. So first of all, let's see the lithosphere. What is lithosphere? How it is made up of? The sphere on which we live is known as lithosphere. ये वो स्फीयर है जिस पर हम रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये एक ऐसा स्फीयर है जिस पर हम रह रहे हैं, दैट इज लिथोस्फीयर। लिथो मीन्स रॉक एंड स्फीयर मीन्स द लेयर। सो उसका आपको क्लियर मीनिंग बताया गया। लिथो मीन्स रॉक, लिथो का मीनिंग क्या है? रॉक, एंड स्फीयर मीन्स द लेयर। ठीक है, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल लाइक रॉक। द अपर लेयर, जो लैंड होती है उसके अलग अलग लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये लैंड का जो अपर लेयर है वो किस चीज़ से बना हुआ है? सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल्स, मिट्टी और कुछ सॉलिड मटेरियल है लाइक रॉक, पत्थर जैसे, उन सारी चीज से अपर लेयर बना हुआ है। किसका? लैंड का। Approximately 29% of the surface of the earth is covered with the lithosphere. Okay, now approximately क्या माना जाता है? approximately जो अर्थ की 29% 100% में से 29% सरफेस किस चीज से कवर है? लिथोस्फीयर से, मतलब लैंड एरिया से। ओके, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक। और ये जो लेयर है मैंने अभी आपको बताया, सॉइल और सॉलिड मटेरियल्स लाइक रॉक इन सब से बना है। ये कितना थिक है? 64 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर थिक है। ठीक है, द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज नॉट सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। नाउ उसका लेयर इतना थिक है, बट दिस थिकनेस इज नॉट सेम एट एवरीवेयर। जरूरी नहीं है कि ये लैंड का जो लेयर है इसकी जो थिकनेस है हर जगह पर सेम हो, हर जगह वो अलग अलग होती है। ठीक है, सिमिलरली their interior and exterior do not have identical physical feature. सिमिलरली उनका जो इंटीरियर और एक्सटीरियर, मतलब लैंड के इंटीरियर अंदरूनी जो उसके फीचर्स होते हैं और एक्सटीरियर बाहर जो उसके फीचर्स होते हैं वो सेम नहीं होते। इंटीरियर दैट मीन्स कहीं पर यू कैन सी जो सॉइल होते हैं उसके कलर भी अलग अलग होते हैं, और उसके फिजिकल फीचर लाइक कहीं पर हिल्स होती है, कहीं पे प्लेन्स होती है, दैट इज ओके। इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ द सब्सटेंस लाइक सॉइल एंड रॉक। और ज़्यादातर ये किस चीज़ से बनी होती है? लैंड सब्सटेंस लाइक सॉइल एंड रॉक्स, मिट्टी और पत्थरों से बनी होती है। सो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, कम ऑन द पेज नंबर 7। लैंड फॉर्म लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर। एज आई सेड, जो लैंड होती है उसके इंटीरियर एज वेल एज जो एक्सटीरियर है उसके फिजिकल फीचर होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हर जगह पर। तो वो किस फॉर्म में होती है? लैंड फॉर्म्स लाइक
माउंटेन फॉर्म में होती है कहीं पर प्लेट्यूज यानी जो फ्लैट लैंड होती है उससे थोड़ी अपर साइड की लैंड, ओके। प्लेन्स एंड वैलीज आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर, ये सारी चीज हम लिथोस्फीयर पर देखते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज एज we move toward the center of the earth. The molten rock in the interior of the earth are known as magma. The temperature increase as we move toward the center of the earth. जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। Why the temperature increases? क्यों इंक्रीज हो रहा था? बिकॉज ऑफ द मोल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर मोल्टन यानी पिघलने वाले जो पत्थर होते हैं वो होते हैं जिसको हम मैग्मा कहते हैं, ओके। There are many gases present in the interior of the earth which rise up with the pressure and heat. अर्थ के इंटीरियर बहुत सारी गैसेस होती है जो क्या होती है, राइज अप यानी बाहर निकलने की कोशिश करती है विद प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा फोर्स और हीट के साथ। बट द प्रेशर ऑफ द रॉक ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो रॉक्स होते हैं अर्थ की सरफेस के उसका प्रेशर भी कैसा होता है, इक्वली स्ट्रॉन्ग। मतलब जितना गैसेस का प्रेशर होता है उतना ही प्रेशर अर्थ के जो सरफेस पे जो रॉक्स है उनका प्रेशर होता है। इसलिए क्या होता है, दस द बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेन। तो जो इंटीरियर जो गैस है और अपर लेयर पर जो रॉक्स है उन दोनों का क्या होता है, बीच का बैलेंस बना रहता है। सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक। तो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, ऊपर का जो लेयर होता है वो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, मेंटेन रहता है। बट thus the balance between two is not maintained, the crust break and the volcano erupts. Now what's happening, अगर वो बैलेंस सेम नहीं रहेगा गैस के बीच में और रॉक्स के बीच में तो क्या होगा, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ब्रेक्स। जो क्रस्ट है, जो लेयर है अर्थ का वो ब्रेक हो जाएगा एंड देन व्हाट हैपन, वॉल्केनो इरप्ट्स होते हैं। जो वॉल्केनो क्रिएट्स हो जाते हैं ना हर जगह, इट्स बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, ओके। इस प्रोसेस की वजह से वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, ठीक है। मम्मी, हाउ इज द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस? नाउ धनविन इज आस्किंग द क्वेश्चन टू हर मदर दैट के मम्मी लिथोस्फीयर हमें कैसे यूजफुल है। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। इफ लिथोस्फीयर इज नॉट देयर, अगर लिथोस्फीयर नहीं होता, लिथोस्फीयर इज बेसिक एंड प्राइमरी थिंग फॉर ए लिविंग थिंग्स, क्योंकि हम जितने भी वर्क करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लिथोस्फीयर। जो हाइड्रोस्फीयर अवेलेबल होता है दैट इज ऑल्सो ऑन लिथोस्फीयर, वो लिथोस्फीयर पे ही होता है। एंड जो हम एग्रीकल्चर वर्क करते हैं दैट इज ऑल्सो वी डिड ऑन द लिथोस्फीयर। और जो हमारे हाउसेस बिल्ड है वो भी लिथोस्फीयर पे। तो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए लिथोस्फीयर काफ़ी मैंडेटरी है, ओके। सो धनविन इज आस्किंग द सिमिलर क्वेश्चन कि वाई लिथोस्फीयर इज यूजफुल टू अस, लिथोस्फीयर हमें किस तरह से यूज होता है। सो लेट्स सी व्हाट द मदर रिप्लाइड, वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट आवर होम इफ द लिथोस्फीयर इज नॉट देयर। हम हमारे घर कहाँ बनाएंगे अगर लिथोस्फीयर नहीं होगा। वी कांट बिल्ड आवर हाउसेज इन द एयर, ओके। विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक। एज आई सेड, जो वाटर होता है हाइड्रोस्फीयर होता है वो भी लिथोस्फीयर पे ही होता है। तो विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट द वाटर टू ड्रिंक, हमें पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा। एग्रीकल्चर फॉर फूड, हमें जो एग्रीकल्चर से फूड मिल रहा है वो भी कैसे मिलेगा। मिनरल्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है वो भी किस पे अवेलेबल है, लिथोस्फीयर पे। और जो मिनरल्स अर्थ के इंटीरियर से हमें मिलते हैं वो भी लिथोस्फीयर में से ही मिलते हैं, ठीक है। Now next, here we have completed lithosphere, dear students. What is lithosphere and how it is made and how it is useful to us. Next, let's see the another sphere, that is hydrosphere, which is another important sphere for the existence of living organisms. Now let's see in detail. Now let me talk to you about the hydrosphere, okay. Now the mother says let me talk to you about the hydrosphere. मैं आपको हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताती हूँ। The hydrosphere is the liquid component of the earth. अर्थ का जो लिक्विड कंपोनेंट है वो हाइड्रोस्फीयर है। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड दैट इन द प्रोसेस ऑफ कूल डाउन ऑफ द अर्थ क्या हुआ था, उसके कुछ एलिमेंट्स किस में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, लिक्विड में, विच इज केम टू नोन एज हाइड्रोस्फीयर, ओके। It includes the oceans, seas, lakes, ponds, rivers and streams, okay.
इस हाइड्रोस्फीयर में किस फॉर्म में अवेलेबल होता है हमें हाइड्रोस्फीयर? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, ओशियंस के फॉर्म में होता है, सीज के फॉर्म में होता है, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ द वाटर इज मोर दैन द लैंड। नाउ द लाइन सेज दैट, लाइन क्या बोल रही है देखो, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो सरफेस है उस पर लैंड से ज़्यादा किसका एरिया कवर्ड है? इट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हैव मोर एरिया ऑन द अर्थ एज कंपेयर टू द लैंड, लैंड से भी ज़्यादा क्या है अर्थ के ऊपर हाइड्रोस्फीयर है। Hydrosphere covers 71% of the Earth's surface. Now, how many percent hydrosphere covered on the Earth? 71%. While the lithosphere cover only 29% the surface of the Earth. Lithosphere के only 29% थे और here we have 71% of hydrosphere. A water body in hydrosphere that carries a huge amount of water is known as ocean. नाउ ऐसी वाटर बॉडी वो जिसके अंदर क्या है? कैरीज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर, ऐसी वाटर बॉडी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ही ज़्यादा वाटर है, इट इज़ नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? ओशियन। ओके, दिस ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द आर्टिक ओशियन। जैसे आपको कुछ ओशियंस के नाम दिए गए हैं, दिस ओशियंस महासागर्स के नाम है ये, ठीक है। ह्यूज वाटर बॉडी विच वी केम टू नोन ओशियन, जैसे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड आर्टिक ओशियन, ये सब ओशियंस हैं, ह्यूज वाटर बॉडीज। ऑल दीज ओशियंस आर कनेक्टेड विद द ईच अदर। ये जितने भी ओशियंस के नाम आपको बताए गए हैं, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। The water bodies close to the land are known as sea, bays, straits, gulfs, etc. Okay. Now the water bodies which are close to the land, मतलब ऐसी water bodies जो land के close है, land के पास है, जिसको हम क्या कहते हैं? We says to them seas, समुद्र, bays, strait, gulfs, etc. Okay. The ocean on the earth are huge and deep, but ओशियंस कैसे होते हैं? अर्थ पे जितने भी ओशियंस हैं वो कैसे हैं? बहुत ह्यूज, बहुत बड़े हैं और बहुत डीप है इंटीरियर, ठीक है। वैलीज विद द डेप्थ ऑफ 10 to 11 किलोमीटर्स आर लोकेटेड एट देयर बॉटम। अभी इन ओशियंस में जैसे कि मैंने आपको कहा अर्लियर कि जो ओशियंस वाटर बॉडीज होती है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के ऊपर ही होती है। तो जैसा जो लिथोस्फीयर होता है उसका फिजिकल फीचर होता है आउटर साइड, एक्सटीरियर साइड, वैसा ही लैंड जो ओशियन है उसके इंटीरियर जो लैंड होती है उसके भी ऐसे फिजिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है। वैलीज विद द डेप्थ ऑफ 10 to किलोमीटर्स आर लोकेटेड एट द बॉटम, मतलब जो ओशियंस है उसके इंटीरियर क्या होता है? वैलीज होती है जिसकी डेप्थ, यानी जिसकी डेप्थ कितनी होती है? 10 to 11 किलोमीटर्स होती है, जो कहाँ पर लोकेटेड होती है? लोकेटेड एट द बॉटम, ओशियंस के बॉटम में होती है, ओशियन के इंटीरियर डीप, ओके, बहुत अंदर। The ocean bed has similar features like that of the surface of the earth. Now here, as I said to you, जैसे लैंड के फिजिकल फीचर्स होते हैं, अर्थ के फिजिकल फीचर होते हैं, वैसे ओशियन बेड मतलब जिसके ऊपर ओशियन है, जिस लिथोस्फीयर के, उसके भी फीचर्स सिमिलर होते हैं, इंटीरियर द ओशियन, ठीक है। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, देखो उसमें हाई माउंटेन्स भी होते हैं, प्लेट्यूज भी होती है, वास्ट प्लेन भी होती है और वैली भी होती है, ठीक है। कितने? 10 to 11 किलोमीटर्स डीप बॉटम साइड, ओके, ओशियन के। मम्मी हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द सीज? नाउ धनवीन इज आस्किंग मम्मी, तो कितना वाटर होगा सीज के इंटीरियर, ठीक है, सीज के अंदर, समुद्र में। सिंस सी वाटर इज सॉल्टी इट इज यूजफुल टू अस। यस, ओशियन कंटेन्स 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। नाउ जो हाइड्रोस्फीयर है उसका 100% है, उसमें से 97% ओशियन कंटेन करता है, ठीक है। कौन कंटेन करता है? दैट इज ओशियन। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इनटू द आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। नाउ और 97% ओशियन में है, तो रेस्ट ऑफ द कितना बचा? 3% बचा, उसमें से 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर जो बचा उसका 1/3 वाटर किस में ट्रैप्ड हो जा रहा है, किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? आइस कैप्स।
एंड ग्लेशियर्स मीन्स जो हिमालयस के पोल्स में एट पोल्स जो बर्फ जम जाती है, ग्लेशियर्स बन जाते हैं या फिर आइस कैप्स बन जाते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, 3% का 1/3 पोर्शंस. Some water is accumulated in the lakes, some flows in the rivers and the some is stored in the interior of the earth as the groundwater. और फिर 1/3 ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में कन्वर्ट हो जा रहा है और फिर कुछ जो बचा वाटर है वो किस में एक्यूमुलेटेड हो जा रहा है, किस में रिजर्व हो जा रहा है, लेक्स में रिजर्व हो जा रहा है, या फिर कुछ वाटर रिवर्स के अंदर फ्लो हो रहा है, या फिर कुछ कहाँ पर अर्थ की जो इंटीरियर है ग्राउंड वाटर सिस्टम है उसमें स्टोर हो जा रहा है, ठीक है. The amount of potable water is less. Now the amount of the potable water यानी जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हमारे लिए फिट टू ड्रिंक, हमारे लिए पीने लायक का पानी है वो कैसा है अर्थ पर, बहुत ही कम है, ठीक है. फ्रेश वाटर इज प्रीशियस. अभी फ्रेश वाटर हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस यानी कीमती है. The fresh water is required by living beings for their existence. We cannot survive without water. फ्रेश वाटर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है. विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ, ठीक है. बट देखो अर्थ पर जो फ्रेश वाटर है, पोर्टेबल वाटर जो बहुत कम है, ठीक है. द मॉइस्चर फॉर द रेन विच इज़ मेन सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर. नाउ अभी वो फ्रेश वाटर बहुत ही कम है लेकिन उसका जो सोर्स है द मॉइस्चर फॉर द रेन, मतलब जो फ्रेश वाटर का क्या है सोर्स, हमें कहाँ से अवेलेबल होगा फ्रेश वाटर, दैट इज फ्रॉम द रेन. तो मॉइस्चर फ्रॉम द रेन विच इज द मेन सोर्स, जो मॉइस्चर है रेन के लिए वो क्या है, मेन सोर्स ऑफ द फॉर द फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशियन ओनली. वो कहाँ से आता है जो मॉइस्चर रेन के लिए आता है, दैट इज कम्स फ्रॉम द ओशियन ओनली, वो ओशियन में से ही आता है, ठीक है. वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल, सॉल्ट, फिशेज एटसेट्रा आर फाउंड इन द सीज. अभी हमें कौन कौन सी चीज़ हाइड्रोस्फीयर में से मिलती है, सीज में से मिलती है. वैल्यूएबल केमिकल्स, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल केमिकल्स होते हैं, या कुछ मिनरल्स है, कुछ सॉल्ट जो हम किस में, हमारी वेजिटेबल्स में और हर फूड की चीज़ में यूज़ करते हैं. फिशेज, ये सारी चीज़ हमें सीज में से मिलती है. एज वी हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द लैंड, in the same way the sea and the ocean have aquatic life inside them. Now as we have, हम लैंड के ऊपर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिमिलर काइंड उसी तरह से जो सीज है, ओशियन है, उसमें भी एक्वाटिक लाइफ है इनसाइड डैम, मतलब समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर भी एक्वाटिक लाइफ है, पानी के ऑर्गेनिज्म जो वाटर बॉडीज में रहते हैं. The tremendous force of the waves, tides and the current of the ocean are potential source for generating electricity. Now the tremendous force of the waves, मतलब जो फोर्स से वेव्स आती है ओशियन में या फिर सीज में, या उसकी जो लहरें आती है वो किस लिए, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ दिस वेव्स एंड टाइड्स. करंट ऑफ द ओशियन आर पोटेंशियल, ये जो करंट है, वेव्स है ओशियंस की, जो टाइड्स आ रही है बहुत ग्रेट फोर्स के साथ, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. बिसाइड दिस ओशियंस आर ऑल्सो यूजफुल एज द वाटरवेज. इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो ओशियंस है, जो वाटर बॉडीज है, वो हमें किस तरह से यूजफुल होती है, एज पर वाटरवेज, समुद्री रास्तों के थ्रू, ठीक है. वाटरवेज पानी के जो रास्ते होते हैं उसके थ्रू हम लोग कहीं कहीं पर ट्रेड भी करते हैं, ठीक है, अनदर कंट्रीज के साथ. तो हियर वी हैव स्टडीड 2 स्फीयर्स of chapter number 2, that is lithosphere and hydrosphere. I hope dear student you will get clear insight about the hydrosphere and lithosphere. So rest of the chapter we will continue in my part 2 video. So wait for my part 2 video. Thank you so much. Stay home, stay safe.